हाय नमस्ते, आप सब कैसे हैं। हम देखेंगे अध्याय 1 कब कहाँ और कैसे। चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, क्लास 8 चैप्टर 1 कब कहाँ और कैसे। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि कब कहाँ और कैसे इसका इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है अब इसका नाम क्यों पड़ा, कहाँ इसका नाम क्यों पड़ा और कैसे इसका नाम क्यों पड़ा। मैंने कहने का ये मतलब है कि चैप्टर 1 का नाम कब कहाँ और कैसे क्यों पड़ा, यही हम देखेंगे इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कब। कब कहने का ये मतलब है कि समय की जानकारी देता है कि कोई अगर घटनाएं हो गई है तो किस समय हुई है, किस समय कोई घटनाएं हुई है, ये कब का अर्थ ऐसे मालूम चलता है। और कहाँ, कहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस समय में जो घटना घटी हुई है वो कहाँ हुई है, किस शहर में हुई है, किस गांव में हुई है, किस स्थान पे हुई है, या अन्य चीजें हो सकती हैं। उसके बाद कैसे, कैसे कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे हुई है लेकिन क्यों हुई है, इसका क्या कारण था कि वहां पे ये घटनाएं हो गई है, ये बोध कराता है कैसे। तो घुमा फिरा के बात यही चैप्टर में कहा गया है कब कहाँ और कैसे में, कि कब समय जो घटनाएं घटी तो किस समय घटी, कहाँ घटी, किस स्थान पे घटी और क्यों घटी, कैसे घटी, ये सब इस अध्याय में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने यह जाना है कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक तीन तीन कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो इतिहास है, इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है, मतलब इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन काल, दूसरा का है आपका मध्यकाल और तीसरा का है आधुनिक काल। प्राचीन काल कहने का मतलब है जिसमें आदि मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है, और मध्यकाल कहने का ये मतलब है कि जिसमें राजा महाराजा के बारे में अध्ययन करना होता है। और आधुनिक काल कहने का मतलब ये है कि हमारा देश गुलाम कैसे हुआ और हमारा जो गुलाम देश था वो कैसे आजाद हुआ, इसमें पढ़ा जाता है आधुनिक काल में। ये सब बातें आधुनिक काल में पढ़ा जाता है। आज सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल क्लास 6 में पढ़ाया जाता है उसमें, और मध्य काल कहने का ही मतलब है क्लास 7 में पढ़ाई होता है, और आधुनिक काल 8 क्लास में। ये जितने भी चैप्टर होंगे क्लास 8 का इतिहास, इसमें सब आधुनिक काल के ही बारे में लिखा होगा। ठीक है, तो आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं। कक्षा 6 में आपने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकाल में हुए मुख्य परिवर्तनों एवं विशेषताओं के बारे में जाना। कहने का ये मतलब है कि आपने कक्षा 6 में प्राचीन के बारे में पढ़ा हुआ था और कक्षा 7 में मध्यकाल के बारे में अध्ययन की थी, ये थे। अब कक्षा 8 में हम मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में जानेंगे। कहने का ये मतलब है अब हम देखेंगे क्लास 8 में आधुनिक काल में जो भी परिवर्तन हुए हैं उन्हीं के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। आइए हम देखते हैं इसके आगे। आप ये भी जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही। ये हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये धरती है, इस भूमि पे हम लोग रहते हैं, तो जिस भूमि पर रहते हैं इसकी भूमि क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। इस भूमि पर परिवर्तन होते रहता है। पुराने समय में देखा जाए तो आदिमानव थे, आदिमानव का रूपरेखा अलग था। उस समय देखा जाएगा तो भवन और प्राकृतिक चीजें बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे इंसान जो है ना, इंसान की जनसंख्या बढ़ने के कारण जो प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। जितना भी जनसंख्या जिस देश में बढ़ेगा उतना प्रकृति का क्या होगा, क्षय होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे। यह हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। ये बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि प्राय सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो भी घटनाएं घटी हुई है इसके कारण समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि आदि में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि परिवर्तन कैसे हुई है। आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ी गई बातों के आधार पर चर्चा करें। प्राचीन काल में मनुष्य की जिंदगी में आने वाले 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं, ये हमने जाना क्लास 6 में। मध्यकाल में सामाजिक
और राजनीति क्षेत्रों में आए 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं, ये क्लास 7 में हमने जाना। आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुए। ये परिवर्तन कब और कैसे शुरू हुए और उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, आइए इसे समझने का प्रयास करेंगे हम इस अध्याय में। तो हम देखेंगे पुनः जागरण। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनः जागरण कहा जाता है। कहने का ये मतलब है कि इटली में क्या हुआ था कि विभिन्न तरह की बुराइयां थी। विभिन्न तरह की बुराइयों को खत्म करने के लिए वहां की जितनी भी जो जनता थी वो अत्यधिक आंदोलन करने की शुरुआत की। उस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, वहां का नाम पुनः जागरण हो जाता है। मैंने कहने का मतलब ये कि अनेक प्रकार के समाज में बुराइयां होती है, समाज में बुराइयों के खिलाफ आंदोलन होना क्या कहलाएगा, पुनः जागरण कहलाएगा। तो इटली के धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ था कि जो सूर्य होता है तो सूर्य क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइंस कहता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये तो सही है। फिर से इटली के धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ था कि जो भी व्यक्ति हैं वो समुद्री मार्ग को पार नहीं कर सकते हैं। ये अन्याय है, ये गलत है, इटली के धर्म ग्रंथों में लिखा था। इटली के जितने भी जो लोग थे अगर ये मान लेते कि नहीं समुद्र को हम लांघेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाप है, तो आज हमारा भारत जो देश है, भारत देश का खोज यूरोप के लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वहां पे क्या हुई, विभिन्न तरह के बुराइयों के खिलाफ लोग क्या किए, आवाजें उठाए, आंदोलन किए। इसी आंदोलन को कहा गया है पुनः जागरण। कहने का ही मतलब है आसान भाषा में कि समाज में जितनी भी जो बुराइयां हैं उस बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना, आंदोलन करना क्या कहलाएगा जी, पुनः जागरण कहलाएगा। कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इटली में आंदोलन हुआ था। 15वीं शताब्दी कहने का मतलब क्या है बाबू, तो 15वीं शताब्दी कहने का ये मतलब है, अगर 15वीं शताब्दी कहा जाएगा, 15वीं शताब्दी कहा जाएगा तो 15 से 1 हम घटा देंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो 1401 से लेकर 1499 तक को क्या कहा जाएगा, 15वीं शताब्दी कहा जाएगा। अगर कहा जाएगा 14वीं शताब्दी तो 1 घटा दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। 13 से 1 से लेकर 1399 तक की जितनी भी जो घटनाएं होगी, घटनाएं को क्या कहा जाएगा, 14वीं शताब्दी। फिर से 13वीं शताब्दी कहने का ही मतलब है कि 12 से 1 से लेकर 12 से 99 तक की जो भी घटनाएं होगा उसको कहा जाएगा 13वीं शताब्दी। समझ में आया। उसके आगे हम लोग अब देखेंगे, इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। कहने का ही मतलब है कि जो इटली के जितने भी लोग थे वो आंदोलन किए, आवाज उठाए कि ये नहीं, ये गलत है, ये हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, गलत है। वो सोचने लगे, सोचने के बाद उन्होंने ये आवाजें उठाई थी और प्रश्न करने लगे। फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है कि प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। ताकि ये लोग सत्य को जानना स्टार्ट कर दिए थे इटली के लोगों ने। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आजादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। कहने का ही मतलब है कि वहां के जितने भी जो राजा थे तो राजा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था, लेकिन इस आंदोलन के कारण लोग क्या करने लगे, तरह तरह के शासक से क्या करने लगे, प्रश्न करने लगे। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। धर्म के खिलाफ भी उन्होंने क्या किया, आवाज उठाने लगे, जो अंधविश्वास था। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार हो गया। कहने का ये मतलब है कि इन्हीं के आंदोलन के फलस्वरूप सबसे पहले अगर बुराइयों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था वो इटली में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में क्या होने लगा, आंदोलन की शुरुआत होने लगा। अब कहने का ये मतलब है कि भारत में भी पुनः जागरण हुआ था। भारत में पुनः जागरण क्यों हुआ, तो भारत में जो पुनः जागरण इसलिए हुआ क्योंकि भारत में क्या था जी, भारत में सती प्रथा था।
सती प्रथा तो आप लोग जानते ही हैं। सती प्रथा कहने का ये मतलब है कि अगर किसी महिला के पति मर जाते थे तो उनका जो दाह संस्कार होता था, जब दाह संस्कार होता था तो जब ये इनके पति जब मर जाते थे तो जिस चिता पर लिटाया जाता था उनके पति को, उनकी जो वाइफ होती थी, उस वाइफ को भी उसी चिता पर क्या किया जाता था, लिटाया जाता था। उसी चिता पर उसको क्या किया जाता था, लिटाकर जलाया जाता था। इसी को कहा जाता है सती प्रथा। लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने ये सती प्रथा को क्या किया, खत्म कर दिया था। ये हमारे भारत देश में बुराइयां थी। उसके बाद देखा जाए तो बाल विवाह थी। बाल विवाह कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो छोटे छोटे बच्चे थे हमारे भारत में, उनका क्या किया जा रहा था, बाल विवाह कर दिया जाता था। उसके बाद देखा जाए तो दास प्रथा। दास प्रथा कहने का ये मतलब है कि हमारे देश में क्या होता था कि जितने भी जो मजदूर है, जितने भी जो मजदूर हैं और जो बड़े बड़े जो लोग थे, उनके पास अत्यधिक धन दौलत होती थी। धन दौलत होने के कारण जो गरीब व्यक्ति उस राजा से क्या करते थे, पैसा लेते थे। उस बड़े व्यक्ति से क्या करते थे, पैसा लेते थे। जब पैसा लेते थे फसल उगाने के लिए, फसल करने के लिए, कृषि के कार्य करने के लिए, तो कृषि के कार्य कभी हो पाता था, कभी नहीं हो पाता था, कभी बाढ़ आ जाता था, कभी सुखाड़ हो जाता था। इसी के कारण वो कृषि के कार्य उतना सफल ढंग से नहीं हो पाता था और उनकी जो पैसा लिए रहते थे वो चुका नहीं पाते थे। जब चुका नहीं पाते थे, जिससे लिए रहते थे वो कहते थे नहीं, अब हमारे आप अधीन रहिएगा, हमारे नियंत्रण में रहिएगा, हम जैसे आपको खटाएंगे वैसे आपको खटना है। तो क्या करते थे, जो बड़े बड़े लोग उस व्यक्ति को खटाते थे। जो व्यक्ति क्या करता था, कर्ज लिया रहता था, फिर से उसका भी बेटा क्या करेगा जी, उस कर्ज के कारण वो भी क्या करेगा, इन्हीं का बात मानेगा जो जिनसे ये पैसा लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके आगे। इसी के चलते क्या हुआ था, हमारे देश में भी पुनर्जागरण भी हुआ था। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी जो बुराइयां थी, इस बुराइयों को खत्म करने के लिए हमारे देश में क्या हुआ था, पुनर्जागरण भी हुआ था। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, तो इटली से हुई। अब हम लोग देखेंगे खोज यात्राएं। खोज यात्रा देखने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश है। अब क्यों यूरोप के बारे में चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि यूरोप के निवासी थे वो आते थे भारत में। भारत में काहे लिए आते थे, भारत में आते थे मसाला प्राप्त करने के लिए। भारत में क्या होता था जी, मसाला का अत्यधिक उत्पादन होता था भारत में। क्या इनके देश में मसाला का उत्पादन नहीं होता था? नहीं, इनके देश में मसाला का उत्पादन नहीं होता था, सिर्फ भारत में होता था। तो भारत में मसाला का उत्पादन होता था, इनकी चस्का लग गया था, क्यों नहीं चला जाए भारत, भारत से मसाला का उत्पादन किया, भारत से मसाला प्राप्त किया जाए। ये लोग आते थे, किस मार्ग द्वारा आते थे तो स्थल मार्ग द्वारा आते थे, माने रोड से आते थे, कह सकते हैं आम भाषा में रोड से आते थे। तो जिस मार्ग द्वारा आते थे उस मार्ग में बहुत सारे देश पड़ते थे, उस देश के होते आते थे। कहाँ, तो भारत में आते थे। जब भारत में आते थे तो आने के फलस्वरूप मसाला तो खरीदते थे, लेकिन मसाला के बदले वो कहा देते थे जी, तो सोना देते थे। मसाला के बदले कहा देते थे, तो सोना देते थे। सोना यहाँ के देशों को मिल जाता था। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलती रही। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जिस स्थल मार्ग द्वारा आते थे उस स्थल मार्ग में बहुत सारे देश आ जाते थे, लेकिन वो देश नहीं चाहते थे यूरोप के जितने भी जो निवासी हैं वो हमारे देश से होते हुए मसाला को लेके जाए। इन्होंने पाबंदी लगा दिया, या कह सकते हैं इन्होंने कुछ शर्तें रखी। शर्त ये रखा कि आपको क्या करना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। अगर हमारे देश पाए जाइएगा आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, या तो आपका जो भी सामान है उसका लूटपाट हो जाएगा। इसकी जिम्मेवारी हम नहीं है। अगर हम जिम्मेवारी होंगे तो कैसे होंगे, हमको कर दीजिएगा, टैक्स दीजिएगा, नहीं तो हम इसकी जिम्मेवारी नहीं होंगे। आप मसाला कहाँ लेकर जा रहे हैं, आपका मसाला कैसे गायब हो गया, इसकी जिम्मेवारी हम नहीं है। यूरोप के जितने भी जो निवासी है, यहाँ के जो राजा थे वो घबरा गए कि चलिए ये तो बात बहुत खराब है कि हमको सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, और टैक्स भी है तो टैक्स भी ज्यादा लाद रहे हैं, ना तो बोल रहे धमकिया रहे हैं कि लूटपाट हो जाएगा।
लूट ली जाएगी। इन्होंने सोचा क्यों नहीं, स्थल मार्ग से जो हम आ रहे थे तो स्थल मार्ग ना अपना कर समुद्री मार्ग द्वारा आया जाए। समुद्री मार्ग द्वारा आने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियां कह सकते हैं, रियलिटी है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि यूरोप क्या है, एक महादेश है। इस महादेश के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन उस देश के बारे में हम चर्चा करेंगे जिस देश के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन देश है। तो पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इटली है, रूस है और जर्मनी। बहुत सारे देश इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो स्पेन। स्पेन में एक व्यक्ति है, स्पेन में एक नाविक है, उस नाविक का नाम है कोलंबस। बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो स्पेन के ही व्यक्ति एक आगे निकलते हैं जिनका नाम है कोलंबस, खोजने के लिए। अब कोलंबस के पास 3 जहाजें होती है आगे पीछे। कोलंबस जिस जहाज द्वारा भारत को खोजने जा रहे थे उस जहाज का नाम है सांता मारिया। इनके पास कितने जहाजें आगे पीछे जा रही है तो 3। एक इनका हो गया सांता मारिया, एक और है पिंटा, एक और है निन्ना। 3 प्रकार के जहाज है। अब तीनों जहाज से इन्होंने क्या किया जी, भारत का खोज करने चले गए। अब इन्होंने भारत का खोज करने जा रहे थे। अब इन्होंने यात्रा का शुरू किया। यात्रा शुरू करते 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 आए यहाँ पे भारत है। इन्होंने भारत में ना जाकर कहाँ चले गए जी, कौन सा देश में, तो अमेरिका में चले गए। और अमेरिका में जाने के बाद वहां के देश के जितने भी जो निवासी थे उस निवासी को देखे, और निवासी को देखने के बाद उस निवासी को क्या बोले जी, तो रेड इंडियन बोले। यहाँ के जितने भी जो निवासी हैं वो कैसे दिख रहे हैं, तो रेड इंडियन दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी भारत में तो गए नहीं थे, इसीलिए पहचान नहीं पाए कि हमने अमेरिका का खोज किया है कि भारत का, मैंने भारत का किया है कि अमेरिका का किया है, इनको मालूम नहीं चला। अपने देश स्पेन में जाते हैं। स्पेन में जाकर अति प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होकर कहते हैं कि हमने क्या किया है, भारत खोज कर लिए। लेकिन क्या ये भारत खोजे थे? नहीं, भारत को नहीं खोज करी। किस देश को खोजे थे? अमेरिका का। अमेरिका का इन्होंने खोज कर दिया। किसने खोज किया जी? तो कोलंबस ने किया। एकदम खुश हो गए कि नहीं, हमने भारत का खोज कर दिया। भारत के अमेरिका के जितने भी जो निवासी थे उस निवासी को क्या बोल रहे थे? रेड इंडियन बोल रहे थे। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति पाया गया, उस व्यक्ति का नाम है अमेरिगो वेस्पुची। ये जो व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति कहाँ का है जी? तो इटली का है। वो व्यक्ति कहाँ का है जी? इटली देश का है। इटली देश का व्यक्ति है कौन? तो अमेरिगो वेस्पुची। ये बोला कि नहीं, आपने अमेरिका का खोज किया है, भारत का नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहले ही क्या किया था, घूम लिया था। पहले का घूम लिया था, मैंने भारत में देख लिया था कि भारत कैसा है। ठीक है, उसके बाद ये बोले तो ठीक है, आप सही बोल रहे हैं कि मैंने भारत का खोज ना करके अमेरिका का खोज किया। अब अमेरिका का अमेरिका नाम क्यों पड़ा? तो अमेरिका का अमेरिका नाम, जो ये व्यक्ति है इटली के व्यक्ति हैं, इनका नाम है अमेरिगो। अमेरिगो के नाम से ही अमेरिका का नाम हुआ। इस देश का नाम जो अमेरिका है, तो क्वेश्चन आता है कि अमेरिका का नाम किस व्यक्ति के नाम से पड़ा? तो कौन सा व्यक्ति है जी? तो अमेरिगो व्यक्ति हैं, उन्हीं के नाम से क्या किया गया था, अमेरिका का नाम रखा गया था। हम देखेंगे कि हमारा देश जो भारत है, भारत का खोज कैसे हुआ? भारत का खोज कैसे हुआ? तो भारत का खोज कैसे हुआ? तो पुर्तगाल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा जो है, इनको भेजा जाता है कहाँ? तो भारत का खोज करने के लिए। तो भारत को खोज करने के लिए वास्को डिगामा को भेजने के लिए एक राजा है वो पुर्तगाल का, जिनका नाम है मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम क्या करते हैं? 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है जी? तो लिस्बन है। लिस्बन से वास्को डिगामा को क्या करते हैं? भारत का खोज करने के लिए भेज देते हैं कि नहीं, आप जाइए। ये भी क्या है? एक प्रकार के नाविक हैं। अब इन्होंने क्या किया? अपनी यात्रा का शुरुआत कर दिए। अब ये समुद्री मार्ग द्वारा जा रहे हैं। एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है अफ्रीका। वहीं पे इन्होंने अपना जहाज रोका। इनका जहाज को कितने हैं? तो 4 है। सबसे पहले हम इसमें देखे थे कि कोलंबस के कितने जहाज है? तो 3 है। आइए देखते हैं, कुछ जहाजों का नाम लिखा गया है। तो किस जहाज से यात्रा कर रहे थे वास्को डिगामा? तो साओ
गैब्रियल जहाज से क्या कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे। इनके पीछे और भी जहाजें लगी थी, कुछ जहाजों का नाम लिखा गया है जैसे साउ, राइफल और बेरियो। ये सब क्या है, जहाज के नाम है, इनके पीछे जा रही थी। अब इन्होंने अफ्रीका में अपना जहाज को रोका। जब अफ्रीका में अपने जहाज को रोका, रोकने के बाद एक व्यक्ति भेटा है। उस व्यक्ति कहाँ के थे, गुजरात के थे। गुजरात किस देश में पड़ता है, तो भारत में पड़ता है। उस व्यक्ति का जी, तो उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मस्जिद। अब्दुल मस्जिद उस व्यक्ति का नाम था। कहाँ का रहने वाला था जी, तो भारत का। तो वास्को डी गामा अपना जहाज अफ्रीका के पास रुके थे। तो रुकने के बाद अब्दुल मस्जिद में दोनों में क्या हुआ, वार्तालाप हुआ। वार्तालाप होने के बाद वास्को डी गामा बोले कि हमको भारत जाना है, क्या तुम बता सकते हो, रास्ता जानते हो। इन्होंने कहा कि आप हमसे पूछ रहे हैं, जिस देश में हम रहते हैं उसी देश के बारे में आप पूछ रहे हैं, क्यों नहीं हम आपको भारत में लेके जा सकते हैं, लेके जाएंगे हम आपको भारत में। वास्को डी गामा एकदम अत्यंत खुश हुए, बोले कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हमको भारत लेके जाइएगा। अब्दुल मजीद बोले कि हम भी एक क्या है, एक भारतीय है। तो ये भी वास्को डी गामा खुश हो गए, बोले कि अब हमको भारत लेके चलिए। तो अब्दुल मजीद वास्को डी गामा का क्या किए, लेके जा रहे हैं। लेके जा रहे हैं तो कहाँ लेके जा रहे हैं, तो सबसे पहले लेके जा रहे हैं केरल में। केरल में लेके जा रहे हैं, तो केरल में लेके जा रहे हैं, तो केरल में एक जगह है, उस जगह का नाम है कालीकट। कालीकट, उस जगह का नाम क्या है जी, कालीकट। कालीकट वर्तमान में क्या नाम रख दिया गया है जी, कोझिकोड। कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर लेकर जाते हैं इसको, तो वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा को कहाँ लेके जाते हैं, तो केरल में, वो कालीकट के पास। कालीकट क्या है, एक प्रकार का बंदरगाह है। इसको लेके जाते थे, तो वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा को जब लेके जाते हैं, तो कालीकट का एक राजा जिसका नाम था जमोरिन। जमोरिन का मुलाकात होता है वास्को डी गामा से। अब इन्हों दोनों में क्या होता है, वार्तालाप होता है। जमोरिन पूछते हैं आप कहाँ, किस देश के निवासी हैं, तो वास्को डी गामा बोलते हैं कि नहीं, हम पुर्तगाल के हैं। ये इन दोनों में क्या होता है, वार्तालाप होता है। वार्तालाप होने के फल से वो जमोरिन जो है, तो देखते हैं कि वास्को डी गामा तो जहाज से आए हैं, वो जहाज जमोरिन नहीं देखे थे। तो इन्होंने क्या किया, जमोरिन ने क्या किया कि इनके जो जहाज है, वो जहाज से सोचे कुछ हम क्या करें, कुछ घूम ले इस जहाज से, ठीक है। तो वास्को डी गामा को बोले कि नहीं, आप जाइए हमारे महल में क्या कीजिए, आप विश्राम कीजिए, हमारे महल में क्या कीजिए, विश्राम कीजिए। विश्राम करने गए वास्को डी गामा, जमोरिन क्या किया, अपने रानी को ले लिया। अपने रानी को लेने के बाद जहाज पे गया। जहाज पे जाने के बाद, किसके जहाज पे गया जी, तो वास्को डी गामा के जहाज पे गया। जहाज पे जाने के बाद पूरा समुद्र में क्या किया, भ्रमण किया। किसने भ्रमण किया, जमोरिन ने भ्रमण किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे भारत में समुद्री मार्ग द्वारा किसने खोज किया, तो पुर्तगाल का नाविक जिसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या किया था जी, भारत का खोज किया था, भारत का खोज किया था। भारत तो कब पहुंचा भारत, तो भारत पहुंचा 20 मई 1498 ईस्वी को। लगभग कह सकते हैं कि 10 महीना इसको क्या हुआ जी, तो यात्रा करने में समय लगा। कितने महीना जी, तो 10 महीना। 10 महीना कह सकते हैं लगभग में, कि 10 महीना लगा किसको, तो वास्को डी गामा को भारत को खोज करने के लिए। अब हम आगे इसके देखते हैं, देखेंगे पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम देखा जाएगा पूंजीवाद। तो पूंजीवाद क्या है, तो यूरोप के जितने भी जो निवासी थे, यूरोप के जितने भी जो निवासी थे, वो कहाँ आते थे, तो भारत में आते थे। भारत में क्या लिए आते थे, तो मसाला के लिए। तो मसाला लेकर ये लोग क्या करते थे, अपने देश यूरोप में चले जाते थे। अपने देश यूरोप में जाते थे, उस मसाला को बेचते थे। अब बेचने के बाद उनको अत्यधिक क्या होती थी, मुनाफा होती थी। अत्यधिक क्या होती थी, तो मुनाफा होती थी। मुनाफा होने के फलस्वरूप इनके पास बहुत सारे क्या होता था, पूंजी हो जाता था, बहुत सारा पैसा हो जाता था। अब पैसे होने के प्रक्रिया को, जिस प्रकार इनके पास पैसे होने की प्रक्रिया है, ये सभी प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो पूंजीवाद कहलाती है। ये था मसाले से मुनाफा
कमाने के बाद और उनके पास पैसा अत्यधिक हो जाना, ये सभी प्रक्रिया का कहलाएगा पूंजीवाद कहलाएगा। अब हम लोग को देखना है औद्योगिक क्रांति। अब हम लोग को देखना है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति तो कहा जा सकता है कि एक देश है, उस देश का नाम है भारत। भारत में क्या होता था, अत्यधिक कपड़े का निर्माण होता था। अत्यधिक क्या होता था, कपड़े का निर्माण होता था। इतना निर्माण होता था कि जितने भी जो भारत के कपड़े हैं, इस भारत के कपड़े को यूरोप के जितने भी जो निवासी हुए उनको बहुत पसंद आता था। भारत के जितने भी कपड़े हैं बहुत अच्छा लगते हैं। भारत के कपड़े का निर्यात होता था तो यूरोप के जितने भी जो निवासी है वो पसंद करते थे। लेकिन जो यूरोप के निवासी थे अन्य देश के, वो पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि नहीं, अगर भारत में इस कदर, अगर भारत में जो कपड़ा है, कपड़ा का यूज अगर यूरोप के लोग करने लगेंगे, जो भारत है, भारत का हो जाएगा समृद्ध हो जाएगा। भारत का हो जाएगा समृद्ध हो जाएगा, माने ये आगे बढ़ जाएगा। ये पूंजीवाद कहलाएगा। इसको पूंजीवाद अगर कहलाएगा तो क्या हम इसको अपने अंडर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। इन्होंने सोचा क्यों नहीं अपने ही देश में एक कंपनी लगाया जाए, अपने ही देश में क्या किया जाए, मशीन का निर्माण किया जाए। कौन देश सोच रहा था? कौन सा देश सोच रहा था जी? तो इंग्लैंड देश सोच रहा था मशीन का निर्माण किया जाए। तो इंग्लैंड में सबसे पहले क्या किया गया था जी? मशीनीकरण किया गया। माने सबसे पहले इंग्लैंड में क्या किया गया था जी? मशीन लगाया गया था। और मशीन लगाने के बाद यहाँ पे भी कपड़े की शुरुआत होने लगी, कपड़ा बनने लगा। कपड़ा बनने लगा, यूरोप के जितने भी जो निवासी है तो इनके भी कपड़ा खरीद रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा मार्केट में सबसे ज्यादा हालात किस कपड़े का था, किस देश का? तो भारत के कपड़े था। ठीक है जी। तो क्या होता था, इनकी जो जितनी भी जो कपड़े थे ना, तो कपड़े का उतना बिक्री नहीं होता था, कम ही बिक्री होता था। सबसे ज्यादा कौन सा कपड़े का बिक्री होता था? तो भारत के कपड़े का बिक्री होता था। इनको तो बहुत गुस्सा आया, क्यों नहीं आया? जो हमारा देश है, हमारे देश में उतना कपड़ा बेचा नहीं रहा है, भारत देश में ज्यादा बेचा रहा है। इन्होंने सोचा क्या हम अपने जितने भी जो यूरोप है, यूरोप के देशों ने सोचा, यूरोप के अंडर जितने भी देश है वो सोचे जो कपड़ा का जो निर्यात हो रहा है, निर्यात को बंद कर दिया जाए, हमारे देश में बंद कर दिया जाए, यूरोप में बंद कर दिया जाए। बंद करने के फलस्वरूप वहाँ के जितने भी जो लोग हैं हमारे ही देश के कपड़ों को क्या करेंगे? किनेंगे, खरीदेंगे। तो कपड़ा जो भारत से जो आ रहा है वो नहीं आएगा। धीरे धीरे इन लोग का जो रुचि है भारत के कपड़े का वो खत्म हो जाएगा। ये सोच रहे थे यूरोप के देश, यूरोप के अंडर जितने भी देश है वो सोच रहे थे। लेकिन जो इंग्लैंड के लोग थे वो सोचे ये तो बंद कर दे रहा है, लेकिन चोरी छुपे माने कपड़ा जा रहा था कहाँ? तो इंग्लैंड में जा रहा था, लोग खरीद रहे थे। तो इन लोग को भनक लग गया, यहाँ के जितने भी जो राजा महाराजा है उनको भनक लग गया कि भारत का ही कपड़ा कहाँ आ रहा है इंग्लैंड में, बेचा रहा है चोरी छुपे। इन्होंने सोचा क्यों नहीं इसको लागू कर दिया जाए, नहीं अब भारत का भी कपड़ा आप खरीद सकते हैं। इन्होंने लागू कर दिया कि भारत का भी कपड़ा खरीद सकते हैं। इन्होंने एक और काम किया, इंग्लैंड ने एक और काम किया। कौन सा काम किया? तो इन्होंने कहा आप तो खरीद सकते हैं, आप तो भारत से कपड़ा खरीद सकते हैं, परंतु हम भी क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे जी? कच्चे माल लाएंगे, कच्चे माल लाएंगे। कपड़े को बनाने के लिए जिस कच्चे माल लगता है वो हम लेकर आएंगे, अपने मशीन में क्या करेंगे? कपड़े का निर्माण करेंगे। जब कपड़े के निर्माण करेंगे तो भारत जैसा कपड़ा हो जाएगा। इन्होंने क्या किया? अच्छे माल लेकर आया, अपने मशीन के द्वारा क्या किया? बहुत जल्दी कपड़ा का निर्माण किया, क्योंकि जो मशीन है वो हाथों से ज्यादा कार्य करता है, जल्दी जल्दी कार्य करता है। इस प्रकार मशीनीकरण का निर्माण हुआ। इसी को कहा जाता है औद्योगिक क्रांति, या धीरे धीरे अन्य देशों में क्या होने लगा? मशीनीकरण का निर्माण होने लगा। समझ में आया? अब देखते हैं इसके आगे। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद देखा जाएगा। उपनिवेशवाद कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लैंड के निवासी थे वो कैसे क्या किए थे? भारत को गुलाम बनाए थे, उसी को कहा जाता है उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद कहने का मतलब ये है कि जो क्या किए थे, भारत में आके अपना सैनिकों द्वारा या अन्य तरीके से भारत पे क्या किए थे? कब्जा करना का कहलाएगा जी साम्राज्यवाद। कोई भी देश में सैनिक द्वारा या अन्य विधि द्वारा अपना साम्राज्य स्थापित करना का कहलाएगा साम्राज्यवाद कहलाएगा। आइए देखते हैं। उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफी तेजी से होने लगा। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। अब मशीन के द्वारा क्या होता था? अत्यधिक कपड़ा का उत्पादन होने लगा।
साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता भी थी। कच्चे माल कहां से प्राप्त किया जाता था? भारत से। इन दोनों ही आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहने का यही मतलब है कि जो यूरोप के जितने भी जो निवासी हैं उनको पैर दूसरे देश में, माने कह सकते हैं कि भारत देश में पैर रखने को मना कर दिया, मजबूर कर दिया कि नहीं, अब मशीन का निर्माण कर दिए हैं, अब कच्चा माल तो भारत से ही हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं जी? भारत से प्राप्त कर रहे हैं। तो भारत से प्राप्त कर रहे हैं तो यहीं पे मशीनीकरण के द्वारा हम अत्यधिक क्या करेंगे, कपड़ा का निर्माण करेंगे। कपड़ा का निर्माण करेंगे तो हमारे ही देश में क्या होगा, कपड़ा बेचाएगा, आप क्या कीजिएगा, खरीदिएगा। इस प्रकार इनकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, कायम रहेंगी। अब देखो, इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योग के लिए न केवल कच्चे माल सस्ते दामों में मिलने रहेगा बल्कि उनके तैयार माल के लिए बाजार उपलब्ध हो जाएगा, हो जाएगा। कहने का ये मतलब है, इन्होंने सोचा क्यों नहीं अब इस पे काबू कर लिया जाए कि अपने ही देश में सब कपड़ा बेचा जाएगा, हमें क्या होगा, कच्चे माल मिलेगा, ऐसे ही हम कपड़ा बनाएंगे और बाजारों में क्या करेंगे, बेचेंगे। ये था उपनिवेशवाद। इस प्रकार वो क्या किए थे, उपनिवेश बनाए थे। अब देखो इसके आगे क्या होता है, इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई ये प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाए। कहने का मतलब ये है कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका अधिकांश देशों को क्या किया गया था जी, इस उद्योग के द्वारा अपने अंडर रखा गया, नियंत्रण में रखा गया। इसी को क्या कहा गया जी, कॉलोनी या उपनिवेश कहा गया। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को क्या कहा गया है, उपनिवेशिक युग भी कहते हैं। देखेंगे साम्राज्यवाद, इसमें भी लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना का कहलाएगा जी, साम्राज्यवाद कहलाएगा। मैंने कहने का ही मतलब है कि सैनिक द्वारा या अन्य तरीके द्वारा विदेशी माने अन्य भूमि को अपने अधीन रखना, अपने अधीन करना का कहलाएगा, साम्राज्यवाद कहलाएगा। हम देखेंगे अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। आइए हम देखते हैं अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। अमेरिका जो देश है, तो अमेरिका देश किस देश ने गुलाम बनाया था जी, तो इंग्लैंड ने बनाया था। इंग्लैंड ने क्या किया था, तो अमेरिका को गुलाम बनाया था। एक देश है, उस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस भी जो था, फ्रांस में एक राजा था, वो भी निरंकुश था। क्या था जी, निरंकुश राजा था। उस राजा का नाम क्या था जी, लुई सुलावा था, लुई सुलावा था। तो जो अमेरिका है, अमेरिका कैसे आजाद हुआ, तो अमेरिका को आजाद करने के लिए, अमेरिका को आजाद करने के लिए जो फ्रांस देश है, फ्रांस देश का किया, अमेरिका को सहायता दिया। जब अमेरिका को सहायता दिया तो अमेरिका क्या हुआ जी, वो आजाद हो गया। आजाद कैसे हो जाएगा, तो अमेरिका जो और फ्रांस दोनों देश मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, काफी मजबूत हो जाएंगे। जब काफी मजबूत हो जाएंगे, ये कहेंगे ना देश है इंग्लैंड अकेला, यही नहीं इसको क्या किया, गुलाम बनाया है। तो दोनों जब मिल जाएंगे, इनके यहाँ का सैनिक यहाँ और इधर का सैनिक जब दोनों मिल जाएंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। जब ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंग्लैंड को भगा देंगे। इंग्लैंड को क्या किए, भगा दिए। कौन, तो अमेरिका। तो कब भगाए थे जी, तो 1776 ईस्वी में क्या किए थे, इंग्लैंड को भगा दिया गया था। ठीक है, किसने साथ दिया, तो फ्रांस के सैनिकों ने। कौन बोला था, तो लुई सुलावा उस समय क्या था, राजा था। अब लुई सुलावा जब इसकी सहायता की तो फ्रांस में जो जनता थे, जो जनता थी, वो बोल रही थी कि हम जो है अमेरिका बड़ा देश को मिलकर इंग्लैंड से हम आजादी दिला सकते हैं। तो हमारा जो देश में जो निरंकुश
लुई 16वां राजा है, वो बहुत माने क्या करता था, शासित करता था, फिजूल खर्चा भी करता था। इसकी एक पत्नी थी, इस पत्नी का नाम था मेरी एंटोनेट। मेरी एंटोनेट इसकी पत्नी की नाम था। वो भी फिजूल खर्चे करती थी और सरकार का जो भी कानून बनता था उसको रंग भंग कर देती थी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो फ्रांस है, फ्रांस में भी एक क्रांति होती है। और क्रांति कब होती है? 1789 में क्या होती है? तो फ्रांस में क्रांति होती है। किसके खिलाफ होती है? तो लुई 16वां के खिलाफ होती है। इस प्रकार का होता है अमेरिका एवं फ्रांसीसी क्रांति होती है इसको हटाने के लिए। ठीक है, इसके पूरे डिटेल देखेंगे हम क्लास 9th में। क्लास 9th में हम देखेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर हम 3 में देखेंगे, इसके पूरे विस्तार दिया गया है, लेकिन इस किताब में इतना ही दिया गया है। ये था अमेरिका एवं फ्रांसीसी का क्रांति। इस चैनल के द्वारा जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ इस वक्त लेकर हुए जुड़े। हम इसके अगले पार्ट में आएंगे, पार्ट 2 में हम इसके आगे देखेंगे और पार्ट 2 में क्या होगी, ये पूरा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।